एडोर फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत क्लासिकल मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो है। आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक न्यूटोनियन या बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स का भी एक चैप्टर रहता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, ये सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होता है। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज रहता है, इससे 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं हर साल क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे हम लोग 4 से 5 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन। एंड हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन, इसमें हम लोग का पहला टॉपिक होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, स्वातंत्र्य की कोटि। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्ट्रेंट के बारे में। कॉन्स्ट्रेंट या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबंध। इसके बाद थर्ड देखेंगे हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में। इसके बाद फोर्थ देखेंगे है लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन। लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन के बाद देखेंगे हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। लास्ट देखेंगे लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन। लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन कन्वर्जन और हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन कन्वर्जन, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतने पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, और इन पॉइंट आज जितना भी ये टॉपिक पढ़ेंगे इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर साल जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर आपका ये तीनों पोर्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होता है। तो पहले टॉपिक पे आते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसे हिंदी में हम लोग स्वातंत्र्य की कोटि स्वतंत्र की कोटि भी बोलते हैं। ठीक है,
ये होता क्या है, किसी निकाय की या किसी सिस्टम की, निकाय यानी होता है हम लोग का सिस्टम, किसी सिस्टम की गतिकी, गतिकी यानी कि डायनेमिक्स, यानी कि किसी गतिशील कण के लिए, डायनेमिक, किसी निकाय के गतिकी डायनेमिक्स को व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांकों यानी कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। किसी निकाय की गतिकी, किसी निकाय के डायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जितने स्वतंत्र निर्देशांकों की आवश्यकता होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक है, सरल रेखीय गति, ठीक है, या रेखीय गति, सरल रेखा ना हो तो किसी रेखा में रेखा के अनुदिश अगर गति कर रहा है, रेखीय गति, ठीक है, या वक्रीय गति, वक्रीय गति किसी वक्र के अनुदिश, कर्व, किसी कर्व में अगर ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली ये सब जो है वो वन डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एक विमीय गति। अब प्रत्येक पार्टिकल के लिए, ठीक है, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिखा हुआ है ये प्रत्येक पार्टिकल के लिए है। अगर दो पार्टिकल है तब उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक कण के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा, प्रत्येक कण के लिए, ठीक है। और सिस्टम क्या होता है, कणों कणों का जो समूह होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम या निकाय बोलते हैं। तो निकाय में जितने कण होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ठीक है। यदि कोई कण समतलीय गति कर रहा है, ठीक है, किसी सरफेस में मान लेते हैं वो जो कण गति कर रहा है, जैसे ये जो पॉइंटर है ये इस क्या बोलना चाहिए, आपके मोबाइल के जो सरफेस में या आपके लैपटॉप के सरफेस में जो है ये मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। समतलीय समतलीय गति के लिए, ठीक है, या आ, किसी वस्तु के सतह पर अगर गति कर रहा है, ठीक है, सरफेस में अगर गति कर रहा है, ये सब वर्ड जो है आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे कि अगर सरल रेखीय गति है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, या रेखीय गति या किसी वक्र पर अगर वो गति कर रहा है तब हमेशा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। अगर समतलीय गति कर रहा है, किसी वस्तु के सतह पर, किसी वस्तु के सरफेस पर अगर गति कर रहा है, ठीक है, तब इसे या फिर वो जो गति है वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है, 2D मोशन,
टू द्विविमीय गति है, ठीक है। तब इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, द्विविमीय गति के लिए होगा, द्विविमीय गति। और ये भी किसके लिए होगा, प्रत्येक कण के लिए होगा, प्रत्येक कण के लिए। इसके बाद थर्ड देखते हैं, अगर वो आकाश में गति कर रहा है, ठीक है, अगर कण हमारा त्रिविमीय आकाश में गति के लिए, ठीक है, या ये बोलें कि किसी स्फीयर के अंदर गति कर रहा है, ठीक है, किसी गोले के अंदर, ठीक है, सतह पर नहीं, अंदर, ठीक है, वो कहीं भी अगर गति कर रहा है, ठीक है, किसी बॉक्स के अंदर गति कर रहा है, बॉक्स के अंदर गति कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जनरली इसे ये क्या होता है कि कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है, क्या होगा, ये प्रत्येक कण के लिए है, प्रत्येक कण के लिए। एक कण के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। अगर डी डायमेंशनल है तब प्रत्येक कण के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। जितना भी डायमेंशनल होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ते जाएगा। पूरे निकाय का, संपूर्ण निकाय का संपूर्ण निकाय के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, संपूर्ण निकाय के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू होगा सम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आर पार्टिकल्स, यानी सभी कणों के, सभी कणों, उस निकाय में जितने भी कण होंगे सभी कणों के डिग्री ऑफ फ्रीडम का योग। ऊपर जो लिखा वो एक कण के लिए है, ठीक है, तो सभी कणों के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, ठीक है। या इसे हम लोग लिखते हैं n इंटू डी, जहाँ पे n क्या है, कणों की संख्या, जो भी निकाय हमको दिया गया है उस निकाय में कणों की संख्या है, ठीक है। और डी क्या है, विमा, कि कितना विमी है, एक विमी है, द्विविमी है, तीन विमी है, ठीक है, ये क्या है, विमा या डायमेंशन। ये होता है हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम, जो भी सिस्टम दिया गया है उसमें कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये होता है संपूर्ण निकाय के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या आ जाएगा हम लोग का, n इंटू डी, ये आप लोग याद रखेंगे।
अब एक टर्म आता है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट के बारे में इस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी बस याद रखिए, ठीक है। अगर किसी निकाय में यदि किसी निकाय में यदि किसी निकाय में एन सॉरी इसे हम लोग एन तो ले चुके हैं। यदि किसी निकाय में के प्रतिबंध हैं, ठीक है, के प्रतिबंध यानी कि कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स अगर किसी निकाय में के कॉन्स्टेंट्स हैं तब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। एक प्रतिबंध जो है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर देता है, तो के प्रतिबंध कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर देंगे, के डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कम कर देंगे। तब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू एन डी, ठीक है, माइनस के आ जाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे कि निकाय के स्वातंत्र की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम, निकाय का डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस प्रतिबंधों की संख्या, प्रतिबंधों की संख्या। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, आगे जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ये सभी फॉर्मूले जो हैं आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे। निकाय में अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं और वो दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तब तब उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे कि ये जो है दृढ़ता से जुड़े हुए हैं इसलिए, ठीक है। तो इस केस में जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाता है, और इसीलिए, ठीक है, जो दृढ़ पिंड होता है, दृढ़ पिंड के लिए, ठीक है, दृढ़ पिंड क्या होता है, दृढ़ पिंड, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। दृढ़ पिंड क्या होता है, ऐसा पिंड जिसके किन्हीं भी दो कणों के बीच की दूरी सदैव नियत रहती है, ठीक है, नियत रहती है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। जैसे कि हम लोग के पास ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये एक निकाय है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में जो है ये सब पार्टिकल है। अगर किन्हीं कोई भी दो रैंडमली कोई भी दो पार्टिकल लें और इनके बीच की दूरी किसी भी कंडीशन में, ठीक है, इनके मोशन के दौरान किसी भी कंडीशन में अगर दूरी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी, यानी दृढ़ पिंड। नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो है दृढ़ होगा, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ पिंड बोलते हैं। किसी भी दो पिंड, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये यही हो, ठीक है, ये दो कण भी हैं, इनके भी बीच की दूरी जो है कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। ऐसे पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ पिंड बोलते हैं। तब इन्हें हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे ये इन दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल रही है तो ये एक कांस्टेंट है,
ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल रही है तो ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल रही है तो ये एक कांस्टेंट है, ये एक प्रतिबंध है, ठीक है। तो इस प्रतिबंधों को जो है हम लोग टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जितने रिक्वायर हैं, ठीक है, उसमें जो है घटा देंगे, तब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा। इसीलिए एक जो दृढ़ पिंड होता है, ठीक है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर एक दृढ़ पिंड में कितने कण हैं, n कण हैं, ठीक है। मान लेते हैं जैसे ये हम लोग का एक दृढ़ पिंड है, यहाँ पे कितने कण हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 कण हैं, ठीक है। इसके लिए डिग्री ऑफ, इसके लिए कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर होंगे, 3D स्पेस में है तो हर कोऑर्डिनेट के लिए अगर ये 3D स्पेस में है, ठीक है, ये जो है हम लोग का 3D स्पेस में है, तो इस एक कण के लिए 3 कोऑर्डिनेट जरूरत होंगे, x y और z, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट जरूरत होंगे, यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट, ये x1 y1 और z1, इसके लिए x2 y2 z2, ऐसे ही इसके लिए x7 y7 और z7 कोऑर्डिनेट जो है वो रिक्वायर होंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट रिक्वायर हो रहे हैं, टोटल कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 7 इंटू 3, यानी कि 21 कोऑर्डिनेट जो है हमें रिक्वायर होंगे। लेकिन इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 नहीं होगा, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी दृढ़ पिंड के लिए 3D में कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। किसी दृढ़ पिंड के लिए, दृढ़ पिंड के लिए, ये सिर्फ दृढ़ पिंड के लिए, ये याद रखेंगे, ठीक है। दृढ़ पिंड के लिए 3D में त्रिविमीय निर्देशांकों में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमेशा, ठीक है। और ये 6 में से 3 जो है वो क्या होंगे, ट्रांसलेशनल, ठीक है, मतलब विस्थापन से संबंधित, और 3 जो है वो रोटेशनल, घूर्णन से संबंधित, ठीक है। ये रेखीय गति के लिए 3 जो है रेखीय गति के लिए रहेंगे, और 3 जो है वो घूर्णन गति के लिए, घूर्णन गति, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड बॉडी के लिए, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। देखो जैसे एक हम लोग के पास ये कोई रिजिड बॉडी है, तब ये क्या कर सकता है, 3D में ये x डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, ठीक है, ये y डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, और ये z डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, ये x एक्सिस के अराउंड घूम सकता है, ये x एक्सिस है, इसके अराउंड जो है वो इस तरह से घूम सकता है, ये y एक्सिस के अराउंड, x एक्सिस के अराउंड, y एक्सिस के अराउंड घूम सकता है, और ये जो है z एक्सिस के अराउंड घूम सकता है। यानी कि 3 जो है इसका घूर्णन गति संभव है, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, क्या बोलते हैं, 6 होता है, ठीक है। 3 रेखीय गति के लिए, और 3 घूर्णन गति के लिए, 3 रोटेशनल मोशन के लिए, और 3 ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ये याद रखेंगे दृढ़ पिंड। अगर दृढ़ पिंड d डायमेंशन में है, अगर दृढ़ पिंड कितने डायमेंशन में है, दृढ़ पिंड की विमा कितनी हो, d हो, तब उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, d+1 बाई 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3D के लिए क्या आया था, 3D के लिए क्या आ जाएगा, 3+1 बाई 2, 3+1 कितना हो जाएगा, 4, और ये डिवाइड करेंगे 2, यानी कि 6 आएगा, ठीक है। ये तो ये जो है अगर डी डिग्री ऑफ फ्रीडम है दृढ़ पिंड के लिए, तब जो दृढ़ पिंड के लिए,
तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना आएगा, d+1/2। अच्छा, दृढ़ पिंड में हमेशा याद रखेंगे कम से कम 3 कण होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 कण, ठीक है, तब उसे हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके बारे में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तब इसका कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अगर एक रिजिड बॉडी, अगर एक दृढ़ पिंड, ठीक है, एक बिंदु, स्थिर बिंदु, ठीक है, बिंदु नहीं, एक स्थिर बिंदु, हाँ एक बिंदु कर देते हैं, एक बिंदु एक दृढ़ पिंड क्या कर रहा है, एक बिंदु के परितः घूम रहा है, ठीक है, घूर्णन गति कर रहा है, एक बिंदु के परितः घूर्णन गति कर रहा है। तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3, ठीक है। एक स्थिर बिंदु है, ये ना याद रखना कि ये स्थिर बिंदु है, ठीक है, तब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिंदु क्या हो गया हम लोग का, फिक्स हो गया है, ठीक है। अब उस बिंदु के ये जैसे ये सेंटर है, ठीक है, तो अब वो क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस में रोटेशन कर सकता है, वाई एक्सिस में रोटेशन कर सकता है, जेड डायरेक्शन में जो है वो रोटेशन कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दृढ़ पिंड एक अक्ष के परितः घूम रहा है, ठीक है, एक अक्ष के परितः, ठीक है, अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट एन फिक्स एक्सिस के परितः अगर घूम रहा है, ठीक है, तब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखें। अब सिर्फ वो एक अक्ष के परितः, जैसे एक्स अक्ष ले लिए, ठीक है, अब वो एक्स अक्ष के परितः जो है वो घूमेगा, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है हम लोग का प्रतिबंध। प्रतिबंध या कॉन्स्ट्रेंट्स, ये क्या होते हैं, प्रतिबंध कुछ ये जो है गणितीय, सॉरी गणितीय नहीं, जियोमेट्रिक बोलना चाहिए, जियोमेट्रिक यानी कि जियोमेट्रिक क्या बोलना चाहिए इसे, जियोमेट्रिक कंडीशंस, ये जो प्रतिबंध होते हैं ये जियोमेट्रिक कंडीशंस होते हैं, जो कि निकाय निकाय की गतिकी निकाय की गतिकी का निर्धारण करते हैं, ठीक है। प्रतिबंध क्या होंगे, वो प्रतिबंध ये बताते हैं कि
जो निकाय है वो किस तरह से मोशन करेगा। ठीक है, जैसे ये अगर स्वतंत्र कण है तो वो कहीं भी मोशन कर सकता है, लेकिन अगर उसमें निकाय में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ प्रतिबंध है, तब वो जो है सभी तरफ मोशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस पर कुछ जो है वो कांस्टेंट लग जाएंगे। ठीक है, आगे की क्लासेस में देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, कुछ कांस्टेंट लग जाएंगे। ये क्या होते हैं, गणितीय या फिर जियोमेट्रिक कंडीशंस होते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक या अलजेब्रिक कंडीशंस होते हैं। ठीक है, जो निकाय की गतिकी का निर्धारण करते हैं। गतिकी का निर्धारण कैसे करेंगे, यहाँ एक एग्जांपल लेके एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। ये हम लोग का एक क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे एक मास लटका दिया है। ठीक है, m द्रव्यमान का एक मास है यहाँ पे, ये m द्रव्यमान का मास है। अब ये क्या कर सकता है, ये मास जो है यहाँ पे, इसे हम लोग दोलन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अब मास है वो कहीं भी दोलन करके कहीं भी जा सकता है क्या, यहाँ यहाँ दोलन करके आ सकता है क्या, यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसे दोलन करेगा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से इसी पथ में जो है वो वापस आके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे इस पथ एक पथ में जो है वो गति करते रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पर ये L लंबाई का एक क्या बोलना चाहिए, स्ट्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, इस L लंबाई के स्ट्रिंग के कारण क्या हो जाएगा, ये जो है इसी पथ पे मोशन करेगा। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तब ये कहीं भी मोशन कर सकता, यहाँ भी आ जाता, यहाँ भी आ जाता, स्पेस में जो है वो कहीं भी मोशन कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब ये स्ट्रिंग के कारण ये सिर्फ यहीं पे गति करेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबंध। ठीक है, ये L इक्वल टू फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रतिबंध बोलेंगे या एक कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से गति करेगा ये निर्धारित कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इसको बस इतना याद रखिए कि ये जो है सिस्टम की गतिकी का निर्धारण करते हैं और ये जो है गणितीय प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि प्रत्येक प्रतिबंध से एक बल यानी कि फोर्स संबंधित होता है। ठीक है, जो कांस्टेंट आता है वो क्यों आता है, किसी बल के कारण आता है। ठीक है, एक बल संबंधित रहता है। ठीक है, जो भी प्रतिबंध यहाँ पे लगेगा वो प्रतिबंध किसके कारण लगे, ये जो प्रतिबंध लगेगा ये एक बल जैसे यहाँ पे इस केस में क्या है, टेंशन। ठीक है, तनाव बल, या फिर टेंशन जो लग रहा है। ठीक है, ये टेंशन के कारण जो है ये यहाँ पे गति कर रहा है। अगर यहाँ पे तनाव बल नहीं होता तब ये गति नहीं कर पाता, और यही तनाव बल ही है जो इस पर क्या कर रहा है, प्रतिबंध आरोपित कर रहा है। ठीक है, जैसे इस केस में प्रतिबंध क्या हो जाएगा, L इक्वल टू फिक्स। जो L है वो हमेशा नियत रहेगा, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी L है वो हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। यहाँ पे भी L रहेगी, यहाँ पे भी L रहेगी, अगर इसको यहाँ पे भी नापे तो ये हमेशा L रहेगी। तो ये क्या हो गया, L इक्वल टू फिक्स एक प्रतिबंध हो गया, और ये प्रतिबंध जो है एक बल के कारण लग रहा है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तनाव बल। ठीक है, तनाव बल के कारण ये प्रतिबंध लग रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे कि प्रत्येक प्रतिबंध से संबंधित एक बल होता है। ठीक है, एक बल जो है प्रत्येक प्रतिबंध जो है एक बल से संबंधित होता है, या प्रत्येक प्रतिबंध से एक बल संबंधित रहता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं प्रतिबंध के प्रकार। प्रतिबंध के प्रकार, प्रतिबंध के प्रकार में पहला आता है हम लोग का होलोनोमिक। होलोनोमिक, ये क्या होते हैं, ऐसे प्रतिबंध जिन्हें समीकरणों के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है। ठीक ठीक है, उन्हें हम लोग होलोनोमिक प्रतिबंध बोलेंगे, किया जा सकता है। ठीक है, समीकरण यानी कि इक्वेशंस के टर्म में अगर हम लोग किसी प्रतिबंध को लिख पा रहे हैं, ठीक है, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होलोनोमिक प्रतिबंध बोलेंगे। अब होलोनोमिक में एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे कहीं पे भी आपको क्या दिखे, इक्वल टू का साइन दिखे, ठीक है, बराबर या इक्वल टू, ठीक है, का साइन कहीं भी दिखे, ये हमेशा क्या होगा, ये होलोनोमिक होगा, होलोनोमिक प्रतिबंध होगा। जैसे यहाँ के केस में, यहाँ L इक्वल टू क्या है, L इक्वल टू नियत या कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, L इक्वल टू कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिबंध जो है वो होलोनोमिक हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होलोनोमिक कांस्टेंट बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे कि होलोनोमिक प्रतिबंध डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर देते हैं। ठीक है, कम कर देते हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रत्येक प्रतिबंध एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर देगा। प्रत्येक प्रतिबंध एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर देगा। जैसे मतलब ये जो कण है, ठीक है, जैसे इसी का एग्जांपल लें, इस कण की गति की डिसाइड करने के लिए हमें दो कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सा कांस्टेंट, एक्स, मतलब दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स और वाई। ठीक है, ये इस टाइप से मोशन कर रहा है तो दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या आ गया, एल। एल इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एल यानी कि यहाँ पे अगर x को हम लोग एक कोऑर्डिनेट ले लें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हम लोग l से निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, यानी y को भी हम लोग x के टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या करेगा, ये जो x है अब हम लोग का कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो है कोऑर्डिनेट y को हम लोग का कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि y को हम लोग x के टर्म में यहाँ पे व्यक्त कर पा रहे हैं। इसीलिए ये जो कांस्टेंट है वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर देगा। ये जो कांस्टेंट है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होलोनोमिक प्रतिबंध जो होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले फॉर्मूले में जो हम लोग लिखे थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में कहाँ लिखे थे, अच्छा ऊपर में, ये क्या हो जाएगा, ये निकाय और प्रतिबंधों की संख्या जो है ये होलोनोमिक प्रतिबंध है। ठीक है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। ये याद रखेंगे, यहाँ पे जो प्रतिबंधों की संख्या है वो होलोनोमिक प्रतिबंध को बता रहा है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आता है हम लोग का नॉन होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक प्रतिबंध, ऐसे प्रतिबंध जिन्हें ऐसे प्रतिबंध जिन्हें समीकरणों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, समीकरणों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि
व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनमें क्या होगा, ये याद रखेंगे कि इनमें क्या हो सकता है, ग्रेटर देन का साइन हो सकता है। ऐसे प्रतिबंध जिनमें ग्रेटर देन बड़ा है का साइन हो, छोटा है का साइन हो, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब साइन हो, ठीक है, ऐसे प्रतिबंध क्या होंगे, नॉन हॉलोनॉमिक होंगे। नॉन हॉलोनॉमिक हो जाएंगे। ये होता है हम लोग का नॉन हॉलोनॉमिक। ये हम लोग का नॉन हॉलोनॉमिक कांस्टेंट। टाइम डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग भी कांस्टेंट को दो प्रकारों में बांटा जाता है। इसमें हमारा पहला प्रतिबंध आता है स्लेरोनॉमिक, ठीक है। स्लेरोनॉमिक क्या होता है, ऐसे प्रतिबंध जो समय पर निर्भर नहीं करते हैं। समय पर निर्भर नहीं करते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेरोनॉमिक प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है। ये जो है समय पर निर्भर नहीं करेंगे, ये जो है इन्हें हम लोग रिजिड भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो है स्थिर रहते हैं। और सेकेंड आता है रेनोमिक, या ये डायनेमिक होते हैं, ठीक है, ये जो है समय पर निर्भर करते हैं, ठीक है। प्रतिबंध जो समय पर निर्भर करते हैं, इन्हें हम लोग रेनोमिक क्या बोलते हैं, प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिबंध में हम लोग का इतना ही था। ये जो 4 टाइप के प्रतिबंध हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अ, किसी निकाय की गतिकी को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जितने नंबर ऑफ जितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और जिन्हें हम लोग कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। देखो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, एक्चुअली होता क्या है कि, अच्छा यहाँ पे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी निकाय की गतिकी को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त निर्देशांक जो कि, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो कि निर्देशांक तंत्र, ठीक है, यानी कि
कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्वतंत्र हो। ठीक है, स्वतंत्र प्रयुक्त निर्देशांक जो क्या बोलते हैं, निर्देशांक तंत्र से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि Q1, Q2, Q3, स्मॉल QI, Q4, ये सब क्या होंगे, हम लोग के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, QN, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो निर्देशांक तंत्र से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, अगर हम लोग देखें कार्टेशियन या फिर कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स, वाई और जेड होते हैं। यहाँ भी ये जो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स अक्ष में जो दूरी चलते हैं, वाई अक्ष की तरफ जो दूरी चलते हैं और जेड अक्ष के रेस्पेक्ट में जो दूरी चलते हैं, इसे ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड, ये जो है दूरी को बता रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई और जेड जो है वो दूरी को बता रहा है। अगर हम लोग स्फेरिकल में चले जाएं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, आर, थीटा और फाई मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आर क्या है, आर जो है ये रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम लोग ये केंद्र से जो है वो कितनी दूरी जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, ये इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा क्या होगा, ये जेड के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा हो जाएगा। फाई क्या हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन एक्स के डायरेक्शन, एक्स से कितना एंगल बना रहा है, ये फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का जो डेफिनेशन है, यहाँ पे आर, थीटा, फाई का एक पार्टिकुलर डेफिनेशन है, एक्स वाई जेड का एक पार्टिकुलर डेफिनेशन है। ठीक है, ऐसे ही इसमें आर, फाई और जेड होता है हम लोग का। ठीक है, किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये सब जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, निर्देशांक तंत्र पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जो निर्देशांक तंत्र पर निर्भर नहीं करता। यहाँ जरूरी नहीं है कि क्यू आई क्या हो, विस्थापन हो, या जरूरी आवश्यक नहीं है कि ये क्या हो, थीटा हो, आवश्यक नहीं है कि ये फाई हो। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ये खुद वेलोसिटी भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका कोई, जैसे एक्स, एक्स का मात्रक क्या है, ये मीटर में होगा। ठीक है, ये हम लोग का फिक्स है। आर क्या होगा, मीटर में होगा। थीटा क्या होगा, रेडियन में होगा। फाई रेडियन में होगा, फिक्स है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, क्यू आई का कोई भी फिक्स मात्रक नहीं होता। एक चीज ये, दूसरा चीज क्या, यहाँ पे ये जो आर है ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये सब जो है वो वेक्टर नोटेशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखते हैं और ये जो है वेक्टर फॉर्म से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसी वेक्टर फॉर्म को हटाने के लिए जो है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल वर्क का जो है वो कॉन्सेप्ट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो है निर्देशांक तंत्र से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और क्यू आई से जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग इसे क्यू आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के ये जो है मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के केस में आप लोग याद रखेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के केस में आप लोग याद रखेंगे कि हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ, किसी निकाय के लिए कितने नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लगेंगे,
जनरलाइज्ड नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतने जनरलाइज कोऑर्डिनेट की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, ये होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होता है, इसे हम लोग क्यू आई डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है डी क्यू आई अपॉन डी टी। अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को, ठीक है, जहाँ पे क्यू आई क्या है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दें डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, तब हम लोग को क्या मिल जाएगा जनरलाइज्ड वेलोसिटी मिल जाएगा। इसके बाद आता है हम लोग का जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरली मोमेंटम हम लोग का क्या होता है P इक्वल टू एम वी होता है। अगर हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स में देखें जो मोमेंटम क्या होता है द्रव्यमान गुणित वेग होता है, लेकिन जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है, ठीक है, ये द्रव्यमान से हम लोग नहीं निकालते, ये निकालते हैं लैग्रांजियन से। ठीक है, कहाँ से निकालेंगे याद रखेंगे ये फ्रॉम लैग्रांजियन ऑलवेज। ठीक है, लैग्रांजियन क्या होता है इसके बारे में आगे देखेंगे, लैग्रांजियन एल से जो है वो निकालेंगे। और जनरलाइज्ड मोमेंटम पी आई इक्वल टू क्या होता है डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट। अगर हम लोग लैग्रांजियन को वेलोसिटी जनरलाइज्ड वेलोसिटी के टर्म में अगर डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, उसका अवकलन करें, तब जो मिलेगा वही हम लोग का क्या होगा जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा। इसे कैनोनिकल मोमेंटम या कंजुगेट मोमेंटम भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, मोमेंटम भी कहा जाता है। ठीक है, पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट। यहाँ पे एल क्या है एल जो है वो लैग्रांजियन है। ठीक है, हमेशा जो मोमेंटम है वो हम लोग कहाँ से निकालेंगे लैग्रांजियन से निकालेंगे। ठीक है, ये जनरलाइज्ड मोमेंटम का डेफिनेशन होता है। यहाँ पे मोमेंटम एम इंटू वी नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे एम इंटू वी भी होगा, लेकिन एम इंटू वी सभी केस के लिए लागू नहीं होगा। तो ये हम लोग का क्या, ये जो है सभी केस के लिए लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब फॉर्मूले का बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे जनरलाइज्ड मोमेंटम। और इसके बाद आता है हम लोग का जनरलाइज्ड फोर्स। लाइज्ड फोर्स, ठीक है, जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स का हम लोग डेफिनेशन कैसे देते हैं, इसे क्यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू आई को या तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी टी या फिर, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे टी क्या है काइनेटिक, अच्छा ये आगे देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो क्यू आई हम लोग का होता है, ठीक है, वो क्या होता है डी बाई डी टी, डेल टी बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू आई। ठीक है, ये क्या बोलते हैं डेफिनेशन होता है। ठीक है, अगर हम लोग जनरलाइज्ड ये काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में जो काइनेटिक एनर्जी है उसे अगर हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी के टर्म में क्या कर दें डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है,
और उसका फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके अगर डेल टी बाई यानी डेल टी बाई क्यू आई डॉट यानी काइनेटिक एनर्जी को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में डिफरेंशिएट करके उसमें घटा दे, तब हम लोग को क्या मिलेगा, जनरलाइज फोर्स मिलेगा। ठीक है, जनरल अगर हम लोग क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो फोर्स क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल टी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट क्या होता है, फोर्स होता है। लेकिन इस केस में जनरलाइज फोर्स जो होगा हम लोग का, उसका डेफिनेशन ये होगा। या अगर पोटेंशियल के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो डी बाई डी टी क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू आई। ठीक है, ये होता है हम लोग का जनरलाइज्ड फोर्स। अगर हम लोग रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन फोर्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जनरलाइज्ड फोर्स। अगर जनरलाइज्ड फोर्स और इन दोनों में अगर हम लोग रिलेशन देखना चाहें, तब ये जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, याद रखेंगे कि जो एफ होता है वो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एफ आई इंटू एच आई के बराबर होता है। ठीक है, जो सॉरी क्यू आई है ये, जो हम लोग का जनरलाइज फोर्स क्यू आई होता है, ठीक है, वो एफ आई एच आई के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो क्यू क्यू आई इक्वल टू क्यू एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्यू आई इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर हम लोग किसके टर्म में देखें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देखें तो क्यू आर का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, एफ आर, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में फोर्स इंटू आर। ठीक है, क्यू थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर इंटू एफ थीटा, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में फोर्स एफ थीटा इंटू आर। क्यों, क्योंकि आर का जो वेट होता है वो एच का जो वैल्यू होता है आर के लिए क्या होता है, वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़े थे, इसका जो वैल्यू है आर होता है। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग, याद होगा तो एफ जी और एच। ठीक है, इसका वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए 1 होता है। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए 1 आर साइन थीटा होता है। ठीक है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए 1 आर और 1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू को वहाँ पे रख देना है उसके कंपोनेंट के साथ। ये डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बस ये याद रखिए कि जो जनरलाइज फोर्स होता है उसका डेफिनेशन ये होता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में अच्छा एक चीज़ और आता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में, जनरलाइज्ड वर्क। जनरलाइज्ड वर्क, ठीक है, जो जनरलाइज्ड वर्क W होता है हम लोग का, ठीक है, डब्ल्यू आई, ये क्या होता है, क्यू आई डेल क्यू आई। ठीक है, जनरलाइज फोर्स, जनरली वर्क का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो बल बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं, किसमें, नॉर्मल मैकेनिक्स में। ठीक है, क्लासिक जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें वर्क डन ये होता है, हम लोग जानते हैं एफ बल गुणित विस्थापन होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना एक चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का क्या डायमेंशन होगा, फिक्स नहीं है। जनरलाइज्ड वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होगा, फिक्स नहीं है। उसका मात्रक क्या होगा, फिक्स नहीं है। ठीक है, जनरलाइज्ड मोमेंटम का मात्रक क्या होगा, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, जनरलाइज्ड फोर्स का मात्रक क्या होगा, जैसे फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन जनरलाइज्ड फोर्स का मात्रक क्या होगा, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन वर्क का डायमेंशन हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, मतलब क्या बोलना है, इसका जो वर्क का जो डायमेंशन है वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, कार्य की विमाएं सदैव क्या होती हैं,
बल गुणित विस्थापन ही होता है, ठीक है। और इसका जो क्या बोलना चाहिए, यूनिट है वो नहीं बदलता है, ठीक है। कार्य की विमाएं सदैव समान रहती हैं, समान रहती है, ठीक है, किसी भी निर्देशांक सिस्टम में। चाहे हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले लें, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में ले लें, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले लें, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ले लें, या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ले लेंगे, कार्य की जो विमाएं हैं वो हमेशा क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। इसका मात्रक जूल ही होगा, कार्य का मात्रक हमेशा क्या होगा, जूल होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। जनरलाइज्ड वर्क हो चाहे नॉर्मल वर्क हो, ठीक है। बाकी के केस में ये जो है ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है। बाकी के केस में जैसे कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वर्क होगा वो वर्क हमेशा क्या होगा, हमेशा जो है वो जनरलाइज, मतलब वो जो वर्क है हमेशा जूल में होगा, इसका जो विमा है वो हमेशा समान रहेगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लैग्रांजियन। कितने नंबर का था, चौथे नंबर का टॉपिक है लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन, ठीक है। लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन में आने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात, अच्छा पहले लैग्रांजियन को ही देख लेते हैं। लैग्रांजियन एल, ये क्या होता है हम लोग का, क्यू आई यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का फलन होता है, ठीक है। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का जो है वो फलन होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, के ई माइनस भी, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। लैग्रांजियन क्या होता है, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। किसी भी निकाय के लिए हम लोग, अगर हम लोग को लैग्रांजियन निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे, उसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, उसका विभव निकाल लेंगे, ठीक है, तब और हमें जो है वो लैग्रांजियन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, अ, किसी निकाय के लिए एल यानी कि लैग्रांजियन ज्ञात करना, एल यानी कि लैग्रांजियन ज्ञात करना। इसके लिए सबसे पहला क्या लगेगा हम लोग को, उस निकाय के लिए हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करना, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के बाद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चुनेंगे हम लोग, ठीक है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई का चयन करना, ठीक है। पहले क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कर लेंगे, और जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, ठीक है, उतने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चुन लेंगे, ठीक है। अब इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज
ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आप लोग 3 चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में है तो गतिज ऊर्जा T। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m1 q1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 q2 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये इस टाइप से रहेगा, क्यू के टर्म में है। अगर हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया है तब क्या हो जाएगा, x डॉट का स्क्वायर, y डॉट का स्क्वायर और z डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने किसका यूज़ किया है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ किया है, तब क्या आ जाएगा, r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। 1/2 अगर हम लोग का कौन सा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तब r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का ये किसके पदों में है, क्यू आई यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट के पदों में है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये हम लोग का किसके पदों में है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के पदों में है। ये जो है किस में है, गोलीय निर्देशांक पद्धति के पदों में है। और ये हम लोग का किस में है, सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में जो है गतिज ऊर्जा ये हो जाएगा। ठीक है, ये 4 फॉर्म आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, यहाँ पे ये गोलीय निर्देशांक पद्धति के लिए, और ये जो है हम लोग का बेलनाकार निर्देशांक पद्धति के लिए। इस तरह से ज्ञात करेंगे। इसके बाद आता है चौथा स्टेप, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा भी अलग अलग क्या बोलते हैं सिस्टम पे जो है वो निर्भर करेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, तब उसके लिए जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, mgx। ठीक है, अगर वो x दूरी पर लटका हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, mgx हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे स्प्रिंग के लिए है, अलग अलग सिस्टम के लिए देखेंगे इसको। स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा, स्प्रिंग के लिए जो गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है 1/2 k x का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे k क्या है, स्प्रिंग नियतांक है। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक है। यहाँ पे g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो वहाँ पे जो भी क्या बोलते हैं सिस्टम होगा, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये सब चीज़ें ज्ञात कर लेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के बाद, ठीक है, हम लोग का पांचवा जो है वो लैग्रांजियन। जो लैग्रांजियन एल होगा वो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लैग्रांजियन ज्ञात कर लेंगे। लैग्रांजियन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, इसका कोई एल का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ एक गणितीय फलन है। ठीक है,
यह एक, इसका कोई भौतिक भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, ये जो है सिर्फ यह एक गणितीय फलन है, मैथमेटिकल फंक्शन है ये, ठीक है। गणितीय फलन है, मैथमेटिकल फंक्शन, ये क्या है, जस्ट एक मैथमेटिकल फंक्शन है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि एल जो है वो यूनिक नहीं होता, अद्वितीय नहीं होता, ये नहीं होता है, ठीक है। यह अद्वितीय नहीं होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि एल तथा एल डैश इक्वल टू मान लेते हैं कि एल प्लस माइनस डी बाई डी टी। अगर हम लोग किसी फलन एफ जो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और टाइम का ही केवल फलन है, ठीक है, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन करके अगर हम लोग एल में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तब भी एल और एल जो इक्वेशन ऑफ, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, अभी देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एल और एल डैश का वो क्या होगा, बराबर होगा। एल और एल डैश तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन इनका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, एल का इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू एल डैश का इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है देख लेते हैं। जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है डी बाई डी टी, ठीक है, डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इक्वल टू जीरो। जो भी लैग्रांजियन दिया होगा, ठीक है, उसको एक बार वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे और जनरलाइज्ड वेलोसिटी के टर्म में, और एक बार उसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो भी इक्वेशन आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो एल और एल डैश के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन आता है वो क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जो लैग्रांजियन एल होता है, ठीक है, वो अद्वितीय नहीं होता, ठीक है, बल्कि लैग्रांजियन एल का जो मान है वो क्या करते हैं हम, ये जो मान है वो बदलते रहता है। तो ये होता है हम लोग का लैग्रांजियन या लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सट्रीमाइजेशन होता है, ठीक है, एक एक्शन वेरिएबल होता है। लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन इज एक्सट्रीमाइजेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, ये एक्शन का जो है वो एक्सट्रीमाइजेशन होता है। और ये एक्शन क्या होता है, एक्शन एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एल डी टी। ये टाइम t1 से t2 के बीच में अगर हम लोग एल का टाइम के रेस्पेक्ट में समाकलन कर दें, तब एक वेरिएबल जो मिलेगा हम लोग को एक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो मिलेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है एक्शन का डेफिनेशन, और इसको जब हम लोग एक्सट्रीमाइज करते हैं तब हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, अगर कभी पूछ दे तो याद रखेंगे, बाकी ये आपको याद रखना है, ठीक है, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्शन का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है, ठीक है, याद रखेंगे, एंगुलर मोमेंटम।
ये जो है एंगुलर मोमेंटम के समान होता है। ठीक है, ये जो एस होता है इसका जो बीमा है वो एंगुलर मोमेंटम की बीमा के समान ही होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं जो लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें आता है सबसे पहला विजुअल डिस्प्लेसमेंट। विजुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी विस्थापन। आभासी विस्थापन, ये आभासी विस्थापन क्या होता है? ऐसा विस्थापन जो हम लोग मानते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल विस्थापन नहीं होता, बल्कि ये जो विस्थापन है ये हमारे द्वारा माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमें विजुअल मतलब आभासी विस्थापन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो, किसी भी निकाय में जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट जो है कुछ बल लगाएंगे, यानी वो कांस्टेंट कुछ कार्य करेंगे। ठीक है, तब उस कार्य को अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तब हम लोग क्योंकि वो एक्चुअल कुछ विस्थापन नहीं करते लेकिन वो बल भी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, तब इसके लिए हम लोग जो है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग ये मानते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे समय में होता है जबकि समय क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, स्थिर समय स्थिर हो, स्थिर समय में जो है ये विस्थापन होता है, स्थिर समय में विस्थापन। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम हेल्ड फिक्स, टाइम हेल्ड फिक्स्ड, जबकि समय नियत हो। ठीक है, और ये विस्थापन हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, और ये इसके बारे में याद रखें कि ये प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे कि आल, हाँ, ये इसमें इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट विजुअल वर्क। विजुअल वर्क क्या होता है? डेल डब्ल्यू। ठीक है, इसे हम लोग डेल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो विजुअल वर्क डेल डब्ल्यू होता है ये हम लोग का फोर्स ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट के कारण जो बल लगता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि हर कांस्टेंट यानी कि हर प्रतिबंध से संबंधित एक बल होता है, तो वो प्रतिबंध वाले बल के कारण डिस्प्लेसमेंट डी आर करने में जो बल जो कार्य किया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल वर्क बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विजुअल वर्क बोलेंगे। तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी डॉट डेल आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इसे याद रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ विजुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ विजुअल वर्क क्या बोलता है कि डेल डब्ल्यू नेट, यानी कि टोटल जो डेल डब्ल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। एफ सी टोटल यानी कि नेट लिख देते हैं यहाँ पे, जो जिससे ये पता चलेगा कि टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। यानी कि जो फोर्स कांस्टेंट के जो फोर्स होते हैं, ठीक है, उनके कारण जो कार्य किया जाता है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ विजुअल वर्क। ठीक है, उनके द्वारा जो आभासी कार्य किया जाता है उसका कुल जो बल है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका बस स्टेटमेंट याद रखिए। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करके जो है हम लोग डेरिवेशन करते हैं किसका, ये लैग्रांजियन का। ठीक है, इन सभी चीज़ों का जो है वो डेरिवेशन किया जाता है। उसके बाद एक आता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ विजुअल वर्क से लैग्रांजियन का लैग्रांजियन के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात कीजिए वाला एमएससी में जो है वो क्वेश्चन आता था। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर लैग्रांजियन बाय यूजिंग डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ विजुअल वर्क, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते थे तब वही है। ठीक है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल समेसन ऑफ आई, यहाँ पे भी समेसन ऑफ आई है। ठीक है,
एफ आई माइनस पी आई डेल आर, डेल आर आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ विजुअल वर्क, और ये होता है डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। ये दो चीज़ों का स्टेटमेंट जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, और ये विजुअल डिस्प्लेसमेंट ये सब का यूज़, और एक चीज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, वेक्टोरियल टू रिमूव वेक्टोरियल नेचर। ठीक है, सदिश प्रकृति को हम लोग जानते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं सब वेक्टर होती हैं। ठीक है, सदिश राशियां होती हैं, जैसे हम लोग का क्या हो जाएगा, मोमेंटम वगैरह जो भी है सब सदिश राशियां होती हैं। तो इनके इस सदिश नेचर को, ठीक है, सदिश प्रकृति को हटाने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए हम लोग जो है ये विजुअल डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। सदिश प्रकृति को हटाने के लिए मतलब देखो, जो वेक्टर नोटेशन में काम करना ना मुश्किल होता है, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। डॉट प्रोडक्ट लो, स्केलर प्रोडक्ट लो, इसीलिए यहाँ पे देखना हम लोग आगे जो भी कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे स्केलर क्या बोलना चाहिए, वेक्टर का जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये विजुअल वर्क और विजुअल विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इससे जो है वेक्टोरियल नोटेशन को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का विजुअल वर्क का कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फिफ्थ है क्या, हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन। ठीक है, हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन, हम लोग का हैमिल्टोनियन क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब इसका बस डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। हैमिल्टोनियन एच, इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एच होता है, ठीक है, वो किस किस का फंक्शन होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, लैग्रांजियन किस किस का फंक्शन था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, वेलोसिटी का और टाइम का फंक्शन था। लेकिन जो हम लोग का हैमिल्टोनियन होता है ये क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, मोमेंटम और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये डिफरेंस होता है हैमिल्टोनियन में और लैग्रांजियन में। और हैमिल्टोनियन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एच का जो वैल्यू होता है या तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या इसे पोटेंशियल एनर्जी पी ई लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टी प्लस भी हो जाएगा। बाकी इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो एच का जो डेफिनेशन होता है वो होता है समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। ठीक है, अगर ये जो वैल्यू है पी आई क्यू आई में अगर हम लोग एल को घटा दें, ठीक है, पी आई इंटू क्यू आई डॉट में अगर हम लोग एल का वैल्यू घटा दें तब भी हमें क्या मिल जाएगा, हैमिल्टोनियन मिल जाएगा। और जनरली हैमिल्टोनियन जब भी ज्ञात करेंगे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये होता है हम लोग का हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, ये याद रखेंगे। ये जो ऊपर लिखा हूँ वो आप लोग के जानने के लिए है कि ये ऐसा होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो ये होता है। इसके बाद देख लेते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसे हम लोग कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, क्यू आई डॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल पी आई, और पी आई डॉट इक्वल टू होता है डेल एच अपॉन डेल क्यू आई माइनस में। ठीक है,
ये जो है माइनस में आएगा। ये होता है हम लोग का कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके साथ एक और लिखा जाता है डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल डेल एल अपॉन डेल टी। ठीक है, ये होता है हम लोग का हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हैमिल्टोनियन का जो है वो भौतिक अस्तित्व होता है। ठीक है, इसका एक वेल डिफाइंड भौतिक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, भौतिक अस्तित्व होता है, भौतिक अस्तित्व। जैसे लैग्रांजियन का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस भौतिक अस्तित्व लैग्रांजियन का नहीं होता, लेकिन हैमिल्टोनियन का भौतिक अस्तित्व या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्या फिजिकल सिग्निफिकेशन होता है? यह एच यदि सिर्फ क्यू आई और पी आई का फंक्शन हो, अर्थात ये जो है समय टी से स्वतंत्र हो। ठीक है, समय टी से स्वतंत्र हो, तब ये जो है एनर्जी को व्यक्त करता है। ठीक है, एनर्जी ई यानी कि ऊर्जा को क्या करता है? व्यक्त करता है। जो हैमिल्टोनियन होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है अगर यह समय पर निर्भर न करता हो तब। ठीक है, अगर लैग्रांजियन हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे और वो अगर समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, तब ये क्या होगा? ये जो है हम लोग का ऊर्जा को व्यक्त करेगा। ठीक है, एक वेरिएबल आता है एक्शन वेरिएबल। एक्शन वेरिएबल इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग का क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है। आगे के क्लासेस मतलब ये जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, तब ये देखेंगे। ठीक है, जे इक्वल टू क्या होता है? पी आई डी क्यू डी क्यू आई पी आई डी क्यू आई। ठीक है, अगर पी आई का जनरलाइज मोमेंटम का हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में अवकलन समाकलन कर दें, तब हमें क्या मिल जाएगा? एक्शन वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का एक्शन वेरिएबल। लास्ट टॉपिक देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ एल एच। ठीक है, लैग्रांजियन दिया हुआ हो उससे हैमिल्टोनियन निकालना, या हैमिल्टोनियन दिया हुआ हो उससे लैग्रांजियन निकालना। ठीक है, इसे हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। इसके लिए हम लोग तो एक स्टैंडर्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एल दिया हुआ हो, यहाँ पे एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेसन ऑफ आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, या एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेसन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ क्या बोलना चाहिए, आप लोग ट्रिक्स याद रखेंगे। ट्रिक्स, ठीक है, ट्रिक्स में आप लोग याद रखेंगे कि अगर एल का वैल्यू 1/2 1/2 है और यहाँ पे कोई फलन क्या है? F1 है, जो कि क्यू आई और टी का फलन है। ठीक है, और यहाँ पे उसके साथ क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो वी स्क्वायर के टर्म में, या इसको क्यू आई के टर्म में लिखते हैं, क्यू आई डॉट का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ये कोई फलन है, क्यू आई डॉट का स्क्वायर है, माइनस F2 क्यू आई टी, और यहाँ पे कोई वेलोसिटी का फंक्शन है क्यू आई, और यहाँ पे माइनस क्या है? वी।
ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल है जो कि किसका किसका फंक्शन है, क्यू आई का फंक्शन है, मान लेते हैं। तब इस केस में इसका जो इक्विवेलेंट लैग्रांजियन होगा वो क्या, हैमिल्टोनियन होगा, क्या हो जाएगा, ये 1/2, ठीक है। क्यू आई डॉट की जगह हम लोग लिख देंगे पी आई का स्क्वायर बटे, यहाँ पे जो भी टर्म होगा, यहाँ पे जो भी टर्म होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। F1 क्यू आई टी, ठीक है। यहाँ पे जो भी टर्म होगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। इसको मैं अलग से हाईलाइट कर दूंगा। और यहाँ पे जो भी टर्म होगा, अगर ये माइनस में है तब यहाँ पे पी आई स्क्वायर की जगह में ये इसके साथ प्लस में आ जाएगा, प्लस F2 क्यू आई टी का होल स्क्वायर। ये ट्रिक है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये हो गया। अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, भी, ये जो पोटेंशियल वाला टर्म है उसे प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का हैमिल्टोनियन। ये एक सिंपल सा ट्रिक है, इसका कैलकुलेशन लेंदी होता है, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। अगर लैग्रांजियन ये दिया हुआ है तब इसका जो इक्विवेलेंट हैमिल्टोनियन है हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है ये? तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब ये जो है वो कंफर्म हो जाएगा। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल बता दूं, 1/2 जो नॉर्मल लैग्रांजियन होगा वो 1/2 एम भी स्क्वायर माइनस भी आर, इस टाइप से होगा, ठीक है। तब इसके लिए हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2m, और ये माइनस का ये प्लस भी आर, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ये जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। या इसका जस्ट उल्टा, अगर यहाँ पे p के साथ कोई प्लस में है, ठीक है, तब ये जो है यहाँ पे हमें ये इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है। और एक तो ये हो गया, ठीक है। एक ट्रिक और याद रखेंगे, अगर L इक्वल टू क्या है, 1/2, ठीक है, m के टर्म में ही लिख देता हूँ, m, यहाँ पे m है और यहाँ पे v के साथ कोई फलन जो है वो प्लस में है, F3 क्यू आई और t का होल स्क्वायर माइनस v ऑफ r है, ठीक है। तब इस केस में जो हैमिल्टोनियन है, ठीक है, इसके लिए जो हैमिल्टोनियन है वो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अगर यहाँ v के साथ प्लस में है और पूरे पूरे का जो है वो होल स्क्वायर है, अच्छा ये इसके लिए ब्रैकेट है, ये इसके लिए ब्रैकेट है, अगर पूरे का होल स्क्वायर है तब इस केस में क्या आ जाएगा, ये माइनस F3 क्यू आई टी इंटू पी प्लस वी आर। ये ट्रिक है, ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। इसके सिवा एक जो है हम लोग आप लोग याद रखेंगे रिलेटिविस्टिक केस के लिए, फॉर रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है, आपेक्षी गति के लिए। आपेक्षीय गति के लिए आपेक्षीय गति के लिए क्या हो जाएगा, फॉर रिलेटिविस्टिक केस जो लैग्रांजियन एल होता है वो हम लोग का हो जाएगा माइनस एम सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लैग्रांजियन का फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। आपेक्षिक गति के लिए लैग्रांजियन यही होता है, वी क्यू आई टी, ठीक है, जहाँ पे वी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हम लोग का, H इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
m0 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस भी क्यू आई टी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे। एक फॉर्मूला और याद रखेंगे, अगर L का वैल्यू क्या है माइनस एम सी स्क्वायर है, m0 सी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, और यहाँ माइनस फिर से मतलब वेलोसिटी के साथ कोई फलन जो है वो F2 मल्टीप्लाई है क्यू आई टी भी के साथ। तो उस केस में फिर से ये क्या आ जाएगा, मोमेंटम के साथ में आ जाएगा। ठीक है, P माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा F2 क्यू आई टी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन हो जाएगा। ये याद रखेंगे। ठीक, तो ये था हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका और क्लियर होगा। ठीक है, बस ये इतना आज जो भी पढ़े हैं इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, यूट्यूब में क्या क्या करना है आपको तो पता ही है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, एड और फिजिक्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।